नमस्कार। आज हम आपके लिए लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं बैटरी यूनिट का। और इसमें कुछ जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं और जो रह गए थे उन सब की हम एक इंटीग्रेटेड बात कर लेते हैं। और साथ में देखेंगे बैटरी चार्जर के बारे में, जो बैटरी चार्जर किस किस टाइप के होते हैं वो। तो सबसे पहले सेल की बात करते हैं। सेल में होता है कि जैसे जो सेकेंडरी सेल हैं उन्हीं में से एक होता है निकल कैडमियम सेल। ये निकल कैडमियम सेल जो है ये उसी टाइप का है जैसे अपना लेड एसिड सेल होता था। लेड एसिड सेल तो इसी की तरह का होता है और बहुत बड़ा बैटरी के रूप में होता है। ये आपका स्टैंडिंग पोजीशन का सेल होता है। तो निकल कैडमियम सेल में ख़ास बात यही है कि यहाँ से जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट जो होती हैं जो बनी होती हैं, मतलब ये एक तरह से ये परतदार होता है, परतदार सेल होता है ये। और इसमें जो है एक्टिव मटेरियल होता है पॉजिटिव प्लेट के लिए निकल हाइड्रोक्साइड जो होता है NiOH। और साथ में जैसे इसमें क्या होता है कि इसको जो है पॉजिटिव प्लेट में तो यहाँ जो इसके साथ में कुछ यूज़ किया जाता है चूर्ण। तो चूर्ण जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम करने के लिए किया जाता है। तो जो चूर्ण है वो ग्रेफाइट चूर्ण होता है, ग्रेफाइट चूर्ण इसमें यूज़ किया जाता है। साथ में जो है ये इसका जो नेगेटिव है वो पात्र होता है, वो ऋणागर जो इसका जो लोहे का चूर्ण यूज़ किया जाता है। लोहे का चूर्ण इसके नेगेटिव का रूप में काम में लिया जाता है और पॉजिटिव के रूप में निकल हाइड्रोक्साइड और इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ग्रेफाइट का चूर्ण काम में लिया जाता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो KOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जो इसका घोल होता है। अब इसका जो इसका इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिकेशन जो होता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिकेशन होता है, इसका डेंसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो ये होता है 1.19 से 1.21, ये 1.19 से 1.21 तक होता है। और इसमें जो है बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है LiOH। तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज किया जाता है जो बैटरी की लाइफ बढ़ाता है। और इसमें वही सेम कंस्ट्रक्शन होती है जैसे हम लेड एसिड बैटरी में पढ़ते थे कि कंटेनर और प्लेट्स, वेंट प्लग कवर और प्लेट्स टर्मिनल और इसी तरह से। तो और कोई इसमें ज़्यादा हम इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बस यही है कि इसमें जो है आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव प्लेट का मटेरियल NiOH है, नेगेटिव लोहे का चूर्ण है। और साथ में जो है यहाँ पे के इलेक्ट्रोलाइट है वो KOH होता है और इसका ये स्पेसिफिकेशन है। और लाइफ बढ़ाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज लेते हैं। तो इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट बात आपको याद नहीं रखनी है, तो बस ये सिंपल सा से ले। अब इसमें जो है यानी कि जो इसमें भी क्या है फॉल्ट्स वगैरह सेम जैसा ही लेड एसिड में होते हैं वही सेम प्रोसीजर है। तो अब इसका जो है निकल NiOH सेल था, ये NiOH। और अभी ऐसे कि ऐसे सेम टू सेम आता है निकल कैडमियम सेल। तो निकल कैडमियम जो सेल है इसमें जो है ये जो नेगेटिव प्लेट है वो कैडमियम की होती है, नेगेटिव प्लेट होती है कैडमियम की, ये इसकी में काम में ली जाती है। और उसमें जो हो रही थी वो आपकी जो है लोहे का चूर्ण था, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ NiOH का जो सेल है ये पॉजिटिव प्लेट के रूप में काम आ रहा है। और यह निकल जो कैडमियम है इसमें एक प्लेट निकल की और दूसरी कैडमियम की
होती है, और सारा का सारा वही होता है निकल आयरन सेल की तरह ही। निकल आयरन, इसको निकल आयरन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं निकल कैडमियम सेल। अब इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो होती हैं बैटरीज होती हैं, जो इनको बोला जाता है मतलब जो कंसील्ड बैटरी होती हैं, कंसील्ड बैटरी, यानी कि इसको बोलते हैं मेंटेनेंस फ्री बैटरी। तो मेंटेनेंस फ्री जो बैटरी होती हैं वो होती हैं सील्ड होती हैं ये। तो सील्ड कंसील्ड जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसको आप सील्ड भी बोल सकते हो। तो सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज ये होती हैं, और इनका जो है मतलब इन्वर्टर के साथ में इनको यूज़ किया जाता है, और ये जो है इनका प्रिकॉशंस से ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती नहीं है। इनमें जो है फॉल्ट्स कम होते हैं, बट इनका जो है इनमें आपको पता है हाई कॉस्टली होती हैं। तो इनके लिए अलग से हमें एक बैटरी रूम मेंटेन करना होता है। तो वहाँ जो है एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनको हम रखते हैं, तो इसके लिए वेंटिलेशन वगैरह रखा जाता है। तो इसके लिए एक बैटरी रूम आपको हमें रखना होता है, और ये इनकी लाइफ जो है अदर बैटरीज की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अदर सेल्स की हम बात करें तो अदर सेल्स में जो है यहाँ अदर सेल्स की बात करें तो यहाँ जैसे सोलर सेल होती है। सोलर सेल ये भी क्या करते हैं कि यहाँ जो है सूर्य के प्रकाश को रेडिएशंस को ग्रहण करके और जो है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये क्या यहाँ पे जो इनकी कंस्ट्रक्शन है वो सिलिकॉन जो मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर इसके बने होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं, और ये जो है यानी कि सिलिकॉन सेल होते हैं लगभग ये ज़्यादातर। तो ये इनका जो वोल्टेज रेटिंग है वो 0.5 वोल्ट है। अगर किसी कंपटीशन में अगर आपको पूछ भी लिया जाए तो आप 0.55 वोल्ट भी आप इसमें बता सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसमें ध्यान रखना है। और भी इसमें सेल के मटेरियल यूज होते हैं कि कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड, ये सारे जो भी हैं इनसे भी हम सेल बना सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर कैटेगरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तत्व हैं उनसे हम सेल डिज़ाइन करते हैं। तो मतलब सोलर का जो है एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा होने लग गया है। तो ये क्या है कि सोलर सेल एक इन फ्यूचर जो है ये इसका बैटरी के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। और अब जो है इसका एप्लीकेशन सोलर मतलब पावर जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और दोनों यूज हो रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका एप्लीकेशन जल्दी लाया जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट जो है सेल देखते हैं कि नेक्स्ट सेल हम देखते हैं प्लास्टिक सेल। देखिए प्लास्टिक सेल जो होते हैं ये प्लास्टिक सेल जो है प्लास्टिक सेल ये पॉलीमर्स के बने होते हैं। तो मतलब बहुलक होते हैं। तो ये जो है प्लास्टिक सेल कहलाते हैं, ये पॉलीमर्स के बने होते हैं। और इनका जो है लेड एसिड सेल जो होते हैं इनके अपेक्षा इनका मतलब ज़्यादा कोई इनका केयरिंग नहीं होता है। तो इनका जो है यूज है वो आपको ध्यान में रखना है। ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है यानी कि जो भी अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो होते हैं इनमें इनका यूज होता है। तो ये एज ए कैपेसिटर की तरह काम करते हैं। ये जो है कैपेसिटर की तरह काम करते हैं। इसमें कैसे क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट जो कैपेसिटर जो आएगा उसकी वर्किंग में वो कैपेसिटर कैसे काम करता है। एक प्रोसेस होती है जो हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है, यहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एनोडाइजिंग है, एनोडाइजिंग। देखिए ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, आपको इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या होता है एनोडाइजिंग में क्या होता है कि जो धातु कोई भी जो होती है, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में किसी भी धातु को ऐसे रख के और इसमें से विद्युत धारा जो प्रवाहित की जाती है तो ये एनोडाइजिंग कहलाती है। यानी कि इसको एक हम एनोड के रूप के काम में ले रहे हैं धातु को।
और ये इसका करते क्यों हैं, इसको संक्षारण जो होता है यानी कि धातु का जो क्षय होता है वो नहीं हो, तो संक्षारण से बचाव के लिए जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है संक्षारण, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन से बचाव के लिए ये यूज़ किया जाता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग जो प्रक्रिया है वो ज़्यादातर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के लिए की जाती है, और जो है इनके आयंस में ये चेंज हो जाती है ये एनोडाइजिंग की प्रक्रिया में। तो ये जो है ये एनोडाइजिंग की प्रक्रिया है, इसमें जो यानी कि अगर नहीं करें तो इन धातुओं का क्षरण होता है, यानी कि इनका जो है जो मूल धातु है उसका लगा जो है उसका क्षय होता है। तो इसके लिए हम एनोडाइजिंग करते हैं। जैसे आपको दूसरी प्रोसेस का पता होगा गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, किसी भी धातु के ऊपर हम लोहे की परत चढ़ा देते हैं तो वो क्या होता है, जंग नहीं पकड़ता है। तो ये जो है गैल्वेनाइजेशन है, तो उससे अलग है ये एनोडाइजिंग। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए एक MG सेट होता है, यानी कि मोटर जनरेटर सेट। तो MG सेट में, और दूसरा होता है बैटरी सेट। तो बैटरी सेट है, बैटरी सेट से स्टेबल वोल्टेज मिलती है और मोटर जनरेटर सेट से भी स्टेबल वोल्टेज मिलती है। तो ये एक मैकेनिकल मेथड है और ये एक इलेक्ट्रिकल मेथड है। और यहाँ पे ये सिंपल जो है ये ओल्ड हो चुके ये मेथड, और इन्हीं में से मतलब जो नया वाला है ये बैटरी सेट है, ये हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो MG सेट का प्रचलन कम हो रहा है। और इसमें क्या है कि मोटर जो है MG सेट में पहले AC मोटर, MG सेट में ये होता है AC जो मोटर होती है, उसके बाद में जो है जनरेटर जो होता है वो DC का होता है। तो ये AC मोटर से DC जनरेटर को फीड किया जाता है। उसके बाद में जो ये DC जो जनरेट होती है यहाँ से, तो इसको हम यूज़ करते हैं, तो बैटरी को दे देते हैं, तो बैटरी चार्ज हो जाती है। बैटरी सेट में क्या होता है कि जो AC जो होती है उसको हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं यहाँ, और ट्रांसफार्मर से जो है वोल्टेज को कम कर लिया जाता है। उसके बाद में इसको जो है यहाँ से रेक्टिफायर जो होते हैं, रेक्टिफायर के थ्रू इसको कम कर लिया जाता है, और कम करके जो है अलग अलग रेटिंग में इनको दे दिया जाता है। जो हमारे जो सर्किट होते हैं, जैसे 6 वोल्ट में करना है, 12 वोल्ट में करना है, 24 वोल्ट में करना है, तो इस तरह से रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू में इसको बैटरी को दे देते हैं। तो ये जो है ये सब DC होती है। ये रेक्टिफायर जो होता है ये क्या काम करता है, AC को DC में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, AC की जो ज़्यादा वोल्टेज होती है उसको कम वोल्टेज में बदलता है, और या फिर जैसे ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज जो होती है उसको ज़्यादा वोल्टेज में बदल देता है। तो ये जो हम AC जो देते हैं ट्रांसफार्मर को, यहाँ पे ये अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देता है। बस यही इसका काम है। अब हम बैटरी के मेथड्स के बारे में देखेंगे। तो ये हम जो है सबसे बढ़िया वाला तरीका ये यूज़ करते हैं। तो वैसे तो ट्रांसफार्मर से टेपिंग और भी निकाल सकते हैं हम, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48, 72 जो भी है, मतलब इस हिसाब से। तो अब हम देखते हैं बैटरी के मेथड। बैटरी के चार्जिंग के मेथड हैं 2, यानी कि बैटरी चार्जिंग विधियाँ। तो चार्जिंग विधियाँ 2 होती हैं, एक स्थिर धारा की होती है और एक होती है स्थिर वोल्टता की। तो पहले स्थिर धारा के बारे में देखेंगे। स्थिर धारा में ये किया जाता है कि जो DC जो होता है उसमें एक रजिस्टर लगा के, रियोस्टेट लगा के, और एम्पीयर मीटर कनेक्ट होता है यहाँ। तो ये इसकी डायरेक्शन है, और यहाँ से सीधा बैटरी सर्किट को दे दिया जाता है। तो बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से पोलैरिटी होती है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि बैटरी चार्ज होती है, यहाँ से हम DC दे देते हैं, और DC को कंट्रोल किया जाता है। यानी कंट्रोल करने से क्या होता है, ये धारा यानी रियोस्टेट लगाने से, यानी कि प्रतिरोधक लगाने से, जो प्रतिरोधक लगाते हैं रास्ते में, उससे क्या होती है, धारा कंट्रोल होती है। तो धारा कंट्रोल होती है। तो ये इस धारा को हम लगभग स्थिर बना लेते हैं कि हमें जितनी चाहिए होती है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो भी इस तरह से।
तो ये स्थिर धारा पर ये बैटरी जो है ये चार्ज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये आपका होता है डीसी चार्जर से जो आउटपुट निकल के आता है वो, और ये बैटरी को दिया जाता है। तो ये स्थिर धारा वाला मेथड है। इसमें क्या होता है, ये क्यों करते हैं हम कि गैस जो है यानी कि स्थिर धारा पर चार्ज करने से जो गैस है जो ज़्यादा मात्रा में नहीं बनती है। दूसरा ये होता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो गैस और टेम्परेचर के लिए हम इसको कांस्टेंट करंट पे चार्ज करते हैं। दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका होता है यहाँ से, दूसरा तरीका होता है स्थिर वोल्टेज का। तो स्थिर वोल्टता, देखिए स्थिर वोल्टता का वाला जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे जो एसी जो होता है यानी कि जो ट्रांसफार्मर की जो मतलब जो पहले ट्रांसफार्मर को देनी पड़ेगी एसी, और उसके बाद में ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसको कम कर देता है। तो जो भी आवश्यकता अनुसार हमें जो है यानी कि अब डीसी में बदलना है तो इसके लिए रेक्टिफायर सर्किट यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 वेव और 4 मतलब हाफ वेव और फुल वेव, कुछ इस तरह से, जिसमें एक में एक रेक्टिफायर यूज होता है, एक में 2 होते हैं, एक में 4 होते हैं। तो इस तरह से हम 4 वाला जो काम में लेते हैं उसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर ज़्यादातर हम यूज लेते हैं। इसका एप्लीकेशन यही है कि इसमें जो है यानी कि सर्किट में जो है करंट है वो दोनों डायरेक्शन में हम यूज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। तो ये दोनों पोलैरिटी यहाँ से हमने दे दी है इसको रेक्टिफायर को, और रेक्टिफायर आगे लेके और इसको आउटपुट जहाँ से निकलता है ये डीसी टाइप होता है। यहाँ से ये जो मैंने लाइन ली है ये डीसी टाइप की आउटपुट है। और अब देख लीजिए इसमें कैसे क्या होता है आगे। तो नेगेटिव जो है इसका एक साइड से नेगेटिव निकलता है और दूसरी साइड से पॉजिटिव निकलता है। तो दोनों यहाँ जाते हैं। तो यहाँ से वो हम वोल्टेज मेजर कर लेते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। साथ में वोल्टमीटर यहाँ लगा देते हैं। तो वो डीसी का होता है ये वोल्टमीटर एमीटर, आपको पता होना चाहिए यहाँ से। और इसमें जितनी भी हम जो बैटरी चार्ज करना चाहते हैं आगे, जैसे 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी 5 बैटरी जो इतनी भी हों, जैसे 1 बैटरी इधर लगा दी, उसके बाद में हमने 1 बैटरी इधर लगा दी। तो बैटरी या बैटरी सेट जो भी आप चार्ज करना चाहते हैं वो यहाँ से यूज कर सकते हैं, यानी कि चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जर कनेक्टर होते हैं, तो वो उनके थ्रू हम बैटरी को यहाँ लगा देते हैं बीच में, और फिर हम जब ज़रूरत होती है यानी कि जब चार्ज हो जाते हैं तब हम हटा लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को यहाँ कम किया जाता है, फिर रेक्टिफायर को दिया जाता है। रेक्टिफायर के थ्रू जो है स्थिर वोल्टता पर, स्थिर वोल्टता का मतलब चलेगा वोल्टेज से, वोल्टमीटर से, और फिर हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट है। और ये जो है इससे क्या होता है कि बैटरी, इससे हम जितना वोल्टेज देंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज तो हो जाएगी जल्दी, लेकिन जो है इसकी जो नीट है एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो घट जाती है। और यानी कि ये जब इसमें क्या होता है कि हम चार्जिंग के 2 मेथड्स जानते थे कि एक तो स्लो मेथड होता है और एक होता है फास्ट। तो जो करंट वाला जो मेथड था वो स्लो मेथड था, उसमें धीरे धीरे चार्ज होती थी बैटरी, और ये वाला जो है ये फास्ट है। तो इसको हम कभी कभार में ज़रूरत होती है तो इसको बूस्ट चार्जिंग बोलते हैं। और एक नॉर्मल चार्जिंग होती है, यानी कि उसमें स्थिर धारा मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चार्ज होता है, तो वो ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। ट्रिकल चार्जिंग होती है एक। तो बैटरी के 4 अलग अलग मेथड हैं, या तो आप स्लो फास्ट के हिसाब से करो, या फिर जैसे ट्रिकल और बूस्ट के हिसाब से करो। तो ये बूस्ट चार्जिंग जो होता है इनमें क्या होता है, दक्षता घट जाती है सेलों की। और ये हाई डिस्चार्ज के लिए बूस्ट चार्जिंग हम यूज लेते हैं डिस्चार्ज के लिए, जो हाई डिस्चार्ज का बैटरी ज़्यादा डिस हो जाती है तब। ट्रिकल भी जब यूज किया जाता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन जब ट्रिकल में क्या होता है बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाए और नॉर्मल चार्जर से चार्ज नहीं हो, तो उसको हम ट्रिकल विधि पर अपना देते हैं। तो ट्रिकल विधि क्या होती है, रुक रुक कर चार्ज करती है, झटके दे देकर चार्ज करती है। तो ये ट्रिकल विधि है। तो आई होप आपको आज की जो है फाइनली इस क्लास में हमने चार्जर्स के बारे में और बैटरी जो यूनिट है इसके पूरे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई रह गया हो तो आपकी जो टेस्ट सीरीज आने वाली है उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनमें जो डाटा आएगा वहाँ पे आपको कंसल्ट करवा दिया जाएगा। तो आपको जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।